डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहेगा वो होगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसमें चैप्टर में आपने पिछले लेक्चर्स में आयनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड को स्टडी कर लिया था और जो हाइब्रिडेशन का टॉपिक आपने स्टडी किया है वो सारा कोवलेंट बॉन्ड के अंडर ही है। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को शुरू करने से पहले हम हाइब्रिडेशन से रिलेटेड एक टॉपिक देखेंगे, वो है परसेंटेज एस करैक्टर एंड बॉन्ड लेंथ। तो जो परसेंटेज एस करैक्टर होता है उसका बॉन्ड लेंथ पर क्या इफेक्ट होता है ये आपको समझना है। तो ये टॉपिक है परसेंटेज एस करैक्टर एंड बॉन्ड लेंथ। तो इसमें आपको ये बताया गया है कि ग्रेटर द परसेंटेज एस करैक्टर स्मॉलर इज द बॉन्ड लेंथ। तो परसेंटेज एस करैक्टर जितना ज़्यादा होगा किसी के अंदर तो उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी ही कम हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एस ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्मॉलर होते हैं पी ऑर्बिटल से, तो स्मॉलर का कंट्रीब्यूशन जितना ज़्यादा रहेगा बॉन्ड लेंथ उतनी ही ओवरऑल कम होगी एवरेज बेसिस पर। तो ये आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यहाँ मैंने ये टेबल बनाया है मॉलिक्यूल, ये इथीन मॉलिक्यूल लिया, इथीन और इथाइन। इथीन जो C2H6 है इसकी शेप आपको याद होगी कि इस टाइप से रहता है। ये एक कार्बन के साथ 3H लगे होते हैं और एक कार्बन से अटैच होता है। यहाँ पर आपको H लगा लेने हैं इस टाइप से। और इथीन जो है C2H4 आपको याद है कि इसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड, एक H इधर और इस तरह से 2H इस कार्बन पर भी होते हैं। और जो इथाइन है उसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है और इस तरह से H होता है। तो यहाँ पर भी आपको H लगाकर इसकी शेप को समझना है। तो हाइब्रिडेशन जो है आपको याद है कि इथीन में कौन सी होती थी, sp3 जो आपने स्टडी कर ली थी। और इथीन में क्योंकि ये कार्बन 3 सिग्मा पाई बॉन्ड बना रहा है, क्योंकि वो वाला बॉन्ड तो कौन सा है, पाई है, और सिग्मा के हिसाब से ही हाइब्रिडेशन होती है। तो वो कौन सी होगी इसमें, sp2। और इसमें एक कार्बन 2 ही सिग्मा बॉन्ड बना रहा है क्योंकि बाकी तो क्या है, पाई है। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन थी वो कौन सी थी, sp। तो आगे देखते हैं परसेंटेज एस करैक्टर। तो परसेंटेज एस करैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल ऑर्बिटल में से देख लेते हैं कि एस कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल 4 ऑर्बिटल हैं, एक एस और 3 पी हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं। तो 4 में से एक एस है तो 100 में से कितना हुआ तो वो आप कैलकुलेट करके निकाल पाएंगे, तो वो 25% हो जाएगा। इस तरह से sp2 में 3 में से एक एस है तो कितने परसेंट एस हुआ, तो वो 33.3% हो जाएगा। और sp में तो क्या है कि 2 ऑर्बिटल बनते हैं, 2 में से एक एस है तो 50% इसमें एस करैक्टर रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एस करैक्टर सबसे ज़्यादा होता है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में। तो इसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ कितनी हो जाएगी, तो इथेन में आपको दिमाग में रखना है कि यहाँ पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो 154 पिकोमीटर होती है। तो ये आपको नोट कर लेना है। और इथीन में जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होगी वो 134 पिकोमीटर होगी। और इस केस में इथाइन में ये हो जाएगी 120 पिकोमीटर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे परसेंटेज एस करैक्टर बढ़ रहा है बॉन्ड लेंथ कम हो रही है। वैसे भी आप देख सकते हैं कि सिंगल की बजाय डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है और ट्रिपल की और भी कम होती है। ये कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बताई है। और अगर आप कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ पर देखें इसका इफेक्ट क्या होता है, तो वो भी कम होती है। ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ होगी वो 110 पिकोमीटर होती है। और इस केस में वो रहेगी 109 पिकोमीटर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ। और इस केस में होगी 108 पिकोमीटर। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती है बॉन्ड स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होती है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ इसका जो टेबल बनाने का मेन पर्पस यही है कि परसेंटेज एस करैक्टर इंक्रीज़ होने से बॉन्ड लेंथ जो हो जाती है वो होती है डिक्रीज़। तो ये आपको लर्न करना है। अब हम स्टडी करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो फर्स्ट नंबर पर आपने स्टडी किया था आयनिक बॉन्ड और सेकंड पर था कोवलेंट और थर्ड पर हम कर रहे हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड वाज सजेस्टेड बाय पर्किंस। तो ये साइंटिस्ट का नेम है जिसने ये आइडिया दिया था कि कैसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो आपको पहले नोट कर लेना है, फिर उसके बाद आपको समझ लेना है कि कैसे बनता है। तो इट इज़ फॉर्म्ड बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। तो एक एटम दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, मतलब दे देगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन नहीं, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने से बनता है ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो और यहाँ पे एक बात आपको और भी नोट करनी है, द डोनेटेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज शेयर्ड बाय बोथ द एटम्स। तो एक एटम जो है दूसरे को अगर इलेक्ट्रॉन का पेयर दे रहा है तो वो खुद भी इसको यूज़ कर रहा है, मतलब दोनों एटम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि जैसे ये ए एक एटम है और इसके पास पूरे 8 इलेक्ट्रॉन हैं, मीन्स इसका ऑक्टेट कंप्लीट है।
तो ये इलेक्ट्रॉन आपको विजिबल होने चाहिए। यहाँ पर ये 8 लगाए हैं और बी जो एटम है सपोज उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन हैं इस टाइप से, तो ये मैंने इस टाइप से दिखाए हैं। तो ये वाला पेयर जो ए का है अगर बी भी उसको यूज़ करता है, हालांकि ए भी करता है क्योंकि वो उसको कंप्लीट ट्रांसफ़र नहीं कर रहा है, तो इस तरह से ये वाला पेयर जो दोनों एटम शेयर कर रहे हैं जो एक्चुअली ए का है, तो इसके थ्रू जो है ए और बी के बीच में ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी को दे रहा है। अगर बाई चांस बी ए को दे रहा होता तो आप एरो उल्टा लगा देते। तो आपको समझना है कि कोवलेंट बॉन्ड में और कोऑर्डिनेट में क्या डिफरेंस है। कोवलेंट बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो उनका इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है, एक ए का इलेक्ट्रॉन हुआ एक बी का हुआ। यहाँ पर क्या है कि इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो दोनों एक ही एटम के हैं और दूसरे का नहीं है। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड की फॉर्मेशन इस टाइप से रहती है। इसको हम एग्जाम्पल से आगे समझ लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ NH3 एंड BF3। तो जब NH3 और BF3 से रिएक्ट करता है तो कैसे कंबाइन करते हैं और कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है वो आपको नोट करना है। और डेफिनेशन आपने नोट कर ली होगी, इट इज़ फॉर्म बाय डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर कैसे होने वाली है वो आपको यहाँ पे डॉट स्ट्रक्चर से समझना है। तो सबसे पहले मैं ये NH3 का डॉट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। तो आपको याद है कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, और जब वो 3H से कंबाइन करता है तो ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है, 5 + 3 8 हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहता है, ये आपको पता है। और अगर आप BF3 की बात करते हैं तो बोरोन के लास्ट शेल में कितने होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन। तो वो फ्लोरीन से 3 फ्लोरीन से कंबाइन करता है तो उसके 6 हो जाते हैं मगर 8 पूरे नहीं होते हैं। फ्लोरीन के लास्ट में 7 होते हैं तो उसके तो 8 पूरे हो जाते हैं एक बोरोन से इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो इस तरह से फ्लोरीन का ऑक्टेट तो कंप्लीट है और बोरोन का नहीं है, उसके पास ये 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो ये NH3 अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, हालांकि खुद भी यूज़ करेगा। तो इस तरह से डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से NH3 और BF3 के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो वो ऐसे इसको हम शो कर सकते हैं। ये नाइट्रोजन के साथ जो 3 हाइड्रोजन लगे हैं ये तो कोवलेंट बॉन्ड से लगे हैं, और जब ये बोरोन के साथ कंबाइन करेगा तो ये मैंने एरो से दिखाया है, ये एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। और बोरोन के साथ जो 3 फ्लोरीन लगे हैं तो वो भी क्या है, वो कोवलेंट बॉन्ड है। तो सिर्फ एक इसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, बाकी सारे क्या हैं, कोवलेंट बॉन्ड हैं। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कभी आपको अकेला नहीं नजर आएगा कि खाली 2 एटम्स के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, तो ऐसा यूजली नहीं होता है। तो यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन हुआ है NH3 का और BF3 का, वो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम दिस नाइट्रोजन टू बोरोन, तो ये दोनों के बीच में पेयर आ जाता है इस टाइप से आप दिखा सकते हैं इसको। यहाँ पर ये मैंने पूरा नहीं दिखाया है, ये पेयर जो है वो दोनों के बीच में रहेगा लेकिन है ये नाइट्रोजन का। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। इसमें एक इजी एग्जांपल देख लेते हैं, वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड कैसे बनेगा, इसका डॉट स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो आपको पता है कि सल्फ़र के लास्ट में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 ऑक्सीजन हैं तो एक ऑक्सीजन इधर लगा लेते हैं, एक ऑक्सीजन उधर लगा लेंगे। तो ऑक्सीजन के लास्ट में भी कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा सा मैं डार्क कर देता हूँ ताकि आपको विजिबल हों। ये इलेक्ट्रॉन इसके हैं सल्फ़र के 6 और ये इधर ऑक्सीजन के हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर ये 2-2 की शेयरिंग कर लें इस ऑक्सीजन के साथ तो सल्फ़र का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और ऑक्सीजन का भी हो जाता है। तो अगर इस ऑक्सीजन की बात करें तो इसके पास कितने हैं इलेक्ट्रॉन 6 हैं। इसके लास्ट शेल में भी यहाँ पर ये 6 इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो ये वाला पेयर जो सल्फ़र का है, अगर ये ऑक्सीजन ले ले तो इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर सल्फ़र जो है ऑक्सीजन को ये वाला पेयर डोनेट कर रहा है, हालांकि उसके साथ शेयर नहीं कर रहा है, उससे ले नहीं रहा है, सिर्फ दे रहा है। तो ये वाला बॉन्ड तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। और यहाँ पर क्या होगा, एक डबल कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो यहाँ आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि एक ऑक्सीजन जो है सल्फ़र के साथ क्या कर रहा है, डबल कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 2 के अंदर 4 हो गए, और ये जो सल्फ़र ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये वाला है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से सल्फ़र डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखाई दे रहा है।
एक एग्जांपल इसमें अभी और देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है अमोनियम आयन। तो अमोनियम आयन कैसे बनता है ये आपको पता होना चाहिए। NH3 में जब H पॉजिटिव ऐड करते हैं तो NH4 पॉजिटिव आयन बनता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, अमोनियम आयन। तो ये कैसे बनेगा, NH3 H पॉजिटिव के साथ कैसे कंबाइन करेगा वो आपको समझना है। तो NH3 का जो अमोनिया है उसका डॉट स्ट्रक्चर तो आपको याद ही है, यहाँ पर इस तरीके से हम बनाते हैं। ये H जो है वो कोवलेंट बॉन्ड से लगा होता है और इस तरह से पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है बॉन्ड के अंदर, और ये रहता है लोन पेयर, और बाकी तीनों जो होते हैं वो बॉन्ड पेयर होते हैं। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें एक नाइट्रोजन का है, एक हाइड्रोजन का है इस तीनों साइड में, और ये एक क्या है, लोन पेयर है। तो H पॉजिटिव के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। H के पास तो 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पॉजिटिव चार्ज आएगा तभी जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा, तो इसका मतलब इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये खाली होता है। तो ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको देकर क्या कर सकता है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप कैसे बनाएंगे, ये नाइट्रोजन के साथ जो तीनों हाइड्रोजन लगे हैं पहले से, ये तो लगे हैं कोवलेंट बॉन्ड से, और ये अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देकर इस H के साथ, तो इस जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, तो इस तरह से ये एक NH4 पॉजिटिव आयन बन जाता है। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ NH4 पॉजिटिव आयन। तो NH4 जो पॉजिटिव आयन है उसमें 3 हाइड्रोजन तो लगे होते हैं कोवलेंट बॉन्ड से, और एक हाइड्रोजन लगा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इस बॉन्ड के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं जो दोनों नाइट्रोजन के हैं। इस बॉन्ड्स के अंदर भी 2-2 इलेक्ट्रॉन हैं और वो इक्वली शेयर्ड हैं, मतलब एक नाइट्रोजन का है एक हाइड्रोजन का है, लेकिन इसमें दोनों नाइट्रोजन के हैं। इसी तरह के बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरह से आपको ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। इसी टॉपिक में हम आगे समझते हैं ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो ऑर्बिटल कंसेप्ट था वो आपने कोवलेंट बॉन्ड में भी समझा था, जिसमें आपको ये बताया गया था कि हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ ही ओवरलैप करता है। तो यहाँ पर क्या है वो आपको समझना है, उससे डिफरेंट क्या है, तो ये आप नोट कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ एन एटम विद एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ अदर एटम। एक का कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे के कंप्लीटली एम्प्टी से ओवरलैप कर जाएगा। तो इस तरह से जो है जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। जबकि कोवलेंट में दोनों के पास एक इलेक्ट्रॉन होता था और इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाती थी। यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन एक के पास हैं और दूसरा क्या है, एम्प्टी है। तो इसमें एग्जाम्पल मैं वही दे देता हूँ जो अभी दिया था। NH3 के साथ जब H पॉजिटिव कंबाइन करता है तो NH4 पॉजिटिव आयन बनता है, जिसे क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन। तो इसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी वो आप समझिए। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, एक तो लोन पेयर होता है और 3 ऐसे ऑर्बिटल होते हैं जिनके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है। तो वो तो H ऑर्बिटल के H एटम के 1s ऑर्बिटल से कंबाइन कर जाते हैं, इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है। और जो H पॉजिटिव है उसके पास तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा। तो किस तरह की ओवरलैपिंग होगी यहाँ पर आप बना सकते हैं इस टाइप से। तो यहाँ पर बाकी तो तीनों H ही लगे हुए हैं जो कोवलेंट बॉन्ड है, और यहाँ पर जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं इस H पॉजिटिव के साथ, तो वो किसके हैं, नाइट्रोजन के हैं, और इसके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको जैसे हमने पहले बनाया था वैसे आप बना सकते हैं। यहाँ पर दोबारा बना देता हूँ कि नाइट्रोजन के साथ 3 H तो लगे हैं कोवलेंट बॉन्ड से, और ये लगा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड से, और ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इस तरह से ये क्या है, ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, जिसमें आपको बताया गया है कि फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल एक एटम का दूसरे के एम्प्टी ऑर्बिटल से कंबाइन करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट टॉपिक है रेजोनेंस। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आपको इसको बड़े ध्यान से समझना है। तो इसमें आपको ये बताया जाएगा कि अगर किसी मॉलिक्यूल के 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं और कोई भी स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो उनके कहीं बीच में लाई करता है, जिसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मतलब कि एक मिक्स सा स्ट्रक्चर होता है। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं उनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऐसा बोलते हैं। तो पहले आप नोट कर लीजिए, फिर इसको हम किसी एग्जांपल से आपको क्लियर करेंगे। तो इसमें लिखना क्या है आपको, मैंने मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय मोर देन वन स्ट्रक्चर
एंड नन ऑफ द स्ट्रक्चर इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। कोई भी स्ट्रक्चर उनमें ऐसा नहीं है जो मॉलिक्यूल की सभी प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन कर पाए। देन द एक्चुअल स्ट्रक्चर लाइज इन बिटवीन दैम, तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो कहीं उनके बीच में लाई करेगा। एंड इज कॉल्ड एज रेजोनेंस हाइब्रिड, उसको हम रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे। और जो अलग अलग होंगे उसे क्या बोलेंगे वो भी आपको देखना है। द इंडिविजुअल स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और कैनोनिकल फॉर्म्स, जो अलग अलग स्ट्रक्चर होंगे तो उनको कैनोनिकल फॉर्म या रेजोनेंस स्ट्रक्चर बोलेंगे। और इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस, तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो इसमें एग्जांपल हम ओजोन का दे सकते हैं और बेंजीन का फार्मूला क्या है C6H6। तो इन एग्जांपल से आपको इस सारी बात का मतलब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बेंजीन का एग्जांपल स्टडी कर लेते हैं। तो बेंजीन का फार्मूला क्या है C6H6। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें C जो 6 हैं वो ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर में लगे होते हैं इस टाइप से। ये 6 कार्बन हो गए इस एक सर्कल में क्या है कि ये रिंग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं। और हर कार्बन पर एक हाइड्रोजन होता है, क्योंकि हाइड्रोजन भी क्या हैं 6 हैं। तो इस तरह से ये मैंने लगा दिए 6 हाइड्रोजन। अब आप क्या नोटिस करेंगे कि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। यहाँ पर कार्बन जो है 3 बॉन्ड आपको बनाते हुए नजर आ रहा है। तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो 4 होती है। तो अगर मैं इस टाइप से इसको बना दूँ, ये डबल कर दूँ, ये सिंगल रहने दूँ, ये डबल कर देते हैं, ये सिंगल रहने देते हैं और ये डबल कर देते हैं, या डबल की जगह आप सिंगल कर लीजिए, सिंगल की जगह डबल कर लीजिए, तो कार्बन की वैलेंसी जो है वो सेटिस्फाई हो जाती है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को जो आपने ध्यान से देखा है इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से। इस तरह से ये बॉन्ड को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं और कार्बन हाइड्रोजन यहाँ पे शो नहीं करते हैं। और बॉन्ड ये डबल हो गया, ये सिंगल हो गया, ये डबल हो गया, ये सिंगल और ये डबल। तो ये एक बेंजीन का स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इसका आप क्या करेंगे, जब सिंगल की जगह डबल या डबल की जगह सिंगल करेंगे तो इसका जो दूसरा स्ट्रक्चर बनेगा वो हम कैसे बनाएंगे, वो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैं इसकी जगह पे सिंगल कर देता हूँ, यहाँ पे डबल और यहाँ भी डबल, ये सिंगल और ये डबल। तो ये दोनों स्ट्रक्चर आपको सेम भी लग रहे होंगे और डिफरेंट भी लग रहे होंगे। डिफरेंट इसलिए कि सिंगल की जगह डबल आ गया और डबल की जगह सिंगल आ गया है, और वैसे वो एक ही बात है। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। इनको हम इस तरह के एरो से ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि बेंजीन इस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और इस फॉर्म में भी। तो ये 1 और 2 दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेंजीन के बन गए हैं। तो जो मैंने पहले आपको बताया था कि मैंने जो रेजोनेंस की आपको डेफिनेशन लिखवाई गई थी कि व्हेन ए मॉलिक्यूल इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 और मोर स्ट्रक्चर एंड नन ऑफ द स्ट्रक्चर इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल। इस बात का क्या मतलब है कि वो कोई भी मॉलिक्यूल, इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर जो है मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो देख लीजिए। यहाँ पर आपको 3 जो है डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये एक अल्कीन टाइप का मॉलिक्यूल दिखाई दे रहा है। लेकिन बेंजीन जो है वो अल्कीन की टाइप से बिहेव नहीं करता है, वो अल्कीन टाइप से बिहेव करता है जो उसकी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है वो तो 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, और जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.34 एंगस्ट्रॉम होती है। इसका मतलब है कि ये बॉन्ड कोई बड़ा होना चाहिए, कोई छोटा होना चाहिए। लेकिन बेंजीन में तो सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल होती हैं, जो कि सिंगल और डबल के बीच की होती हैं। इसका मतलब ना तो ये स्ट्रक्चर ट्रू है ना ये स्ट्रक्चर ट्रू है। तो इनका एक इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर हम बनाते हैं इस टाइप से। उसमें ये बताया जाता है कि ये बॉन्ड इधर से उधर, उधर से इधर ऐसे मूव करते होंगे। इसको डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। डीलोकेलाइजेशन वर्ड आपको नोट कर लेना है, ये हम ऑर्गेनिक में इसको आपको यूज़ करेंगे। और इस तरह से ये बेंजीन का स्ट्रक्चर बनता है। इसे हम बोलते क्या हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की। इन दोनों का एक बीच वाला एक मिक्स स्ट्रक्चर है। तो ये जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर हैं इनको रेजोनेंस स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो इस तरह से बेंजीन का एक एग्जांपल आपको नोट कर लेना है। एक ओजोन वाला आगे देख लेते हैं।
नेक्स्ट एग्जांपल जो ओजोन का है, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रा करते हैं कि एक ऑक्सीजन के साथ आपको 2 ऑक्सीजन और लगाने हैं। तो एक मैं लगा लेता हूँ डबल बॉन्ड से, एक लगा लेता हूँ सिंगल बॉन्ड से। तो यहाँ पर जो है ये 3 लोन पेयर आपको नज़र आने चाहिए, और जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ पर 2 लगा देते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। आपको पता है कि ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 2 3 4 और 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में यूज़ होंगे, तो वो 6 हो जाएंगे। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है, 7 है। और अगर कहीं एक एक्स्ट्रा है तो एक कम भी होगा कहीं। यहाँ पर इस ऑक्सीजन के देखते हैं, यहाँ पे मैं एक लोन पेयर लगा रहा हूँ, तो 1 2 3 4 और 5, तो यहाँ पर 6 से एक कम है, यहाँ पर 6 से एक ज़्यादा है, तो टोटल एवरेज जो है वो सेम हो जाती है। तो इधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होने से और इधर कम होने से यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज से भी कभी कभी ओजोन को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। तो ऐसा अगर इधर होता डबल बॉन्ड और इधर होता सिंगल, तो डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती, सिंगल की ज़्यादा होती। लेकिन ओजोन में तो दोनों बॉन्ड लेंथ इक्वल ही होती हैं। तो इसका जो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो मैं ऐसे बना देता हूँ कि सिंगल की जगह पे डबल कर देता हूँ, डबल की जगह पे सिंगल कर देता हूँ, और इस तरह से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आपको लगा ही लेने हैं। यहाँ पर 2 पेयर हैं जो आपको नज़र आ गए होंगे। तो इस तरीके से तो इनका जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनता है, ये याद है आपको कि इस तरीके के एरो से इसको डिफरेंशिएट करना है। कुछ बच्चे गलती से ये वाला साइन यूज़ करते हैं जो ठीक नहीं है, रेजोनेंस में यही वाला यूज़ करते हैं। और दीज स्ट्रक्चर्स आर इक्वलेंट टू, ये इस तरह का हम साइन लगा देते हैं, या इक्वल टू का लगा दीजिए। तो यहाँ पर इस तरह से 2 ऑक्सीजन लगाए और वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट आप इधर दिखा सकते हैं। ये बॉन्ड इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। और ये 1 और 2 इसके जो हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर होते हैं। तो इस तरह से आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ये बेंजीन का और ओजोन का एग्जांपल दे सकते हैं। और रेजोनेंस में और भी बहुत सारे एग्जांपल होते हैं जो आपको बाद में करा दिए जाएंगे। आगे देखते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो हम यहाँ ग्राफ से समझ लेते हैं। जो रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर है तो उसकी एनर्जी तो होती है सबसे कम। तो इधर एनर्जी को प्लॉट किया है, तो जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो वो मिनिमम एनर्जी पे होता है। और जो अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, सपोज ये फर्स्ट स्ट्रक्चर वाले की एनर्जी है, ये सेकंड की है, तो उनमें से जिसकी भी कम होती है, जो मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर होता है उसी की एनर्जी कम होती है। और हाइब्रिड तो उससे भी स्टेबल होता है, तो वो तो बहुत कम एनर्जी वाला होता है। तो जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, सपोज 3 स्ट्रक्चर बने हैं, तो उनमें से जो भी मिनिमम होगा वो मोस्ट स्टेबल होगा उसकी। और रेजोनेंस हाइब्रिड की एनर्जी में जितना भी डिफरेंस होगा उसी को बोलते हैं हम रेजोनेंस एनर्जी। तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ये वाला स्ट्रक्चर मोस्ट स्टेबल मैंने लिया है जिसकी एनर्जी सबसे कम है। जो अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, किसी के 3 होते हैं, किसी के 2 होते हैं और किसी के 5 भी होते हैं, वो आपको आगे बताया जाएगा। तो उनमें से जो भी मिनिमम एनर्जी वाला होगा उसका और हाइब्रिड स्ट्रक्चर का, जो हाइब्रिड वाले की एनर्जी और भी कम, तो इनका एनर्जी का जो डिफरेंस है इसी को हम रेजोनेंस एनर्जी बोलेंगे। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द डिफरेंस इन एनर्जी ऑफ रेजोनेंस हाइब्रिड एंड मोस्ट स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज़ कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। तो इसको बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पे आपको ये भी नोट करना है कि रेजोनेंस एनर्जी किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज़्यादा होगी वो मॉलिक्यूल उतना ही स्टेबल होगा। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी नोट करना है। ग्रेटर द रेजोनेंस एनर्जी ग्रेटर इज़ द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। इसका मतलब ये होता है कि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोनेंस एनर्जी, कि रेजोनेंस एनर्जी से हमें क्या पता चलता है, तो वो आपको बताना है कि रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होने से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी का पता चलता है। तो जैसे बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, जो आप आगे पढ़ेंगे, इसका मतलब ये होता है बेंजीन मॉलिक्यूल जो है बहुत स्टेबल है। तो ये रेजोनेंस का टॉपिक और जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको कराया था और उससे पहले परसेंटेज कैरेक्टर का बॉन्ड लेंथ से क्या रिलेशन है, ये टॉपिक आपको ठीक से कर लेने हैं।